विद्युत आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। हमने पहली विधि में जाना कि घर्षण द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है, जिसमें से एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश उत्पन्न करने की अन्य विधि है चालन विधि भी है और आपकी प्रेरण विधि भी है। चालन विधि में माना एक वस्तु है जिस पर धनावेश है, हमने इसको किसी कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। कुचालक स्टैंड पर इसलिए रखा हुआ है, यदि हम इस चालक जो कि धनावेशित है इस वस्तु को पृथ्वी पर रख दें तो इसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। इस वजह से वस्तु पर चाहे धनावेश हो या ऋणावेश हो वह पृथ्वी में चला जाता है। इसके पास ही एक दूसरी वस्तु है जो भी दूसरे कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है। माना इस वस्तु में प्रारंभ में कोई आवेश नहीं है। जब हम इस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, यहाँ पर संपर्क में, तो इस वस्तु का कुछ धनावेश इस वस्तु पर चला जाता है। दूसरी अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वह पदार्थ कैसा है, उसकी शेप कैसी है और उसकी आकार कैसा है। यदि दोनों वस्तुओं के आकार समान है, वस्तुओं के शेप समान है और पदार्थ भी समान है, तो दोनों वस्तुओं पर बराबर बराबर मात्रा में आवेश आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो आवेश की मात्रा दोनों वस्तुओं पर अलग अलग होगी। जब दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाते हैं तो इस वस्तु का कुछ धनावेश इस पर चला जाएगा। दोनों वस्तुओं को अलग अलग करने पर जो अनावेशित वस्तु थी प्रारंभ में वह भी धनावेशित हो जाती है। तीसरी विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि वह विधि होती है जिसमें बिना संपर्क में आए ही कोई वस्तु कुछ गुण धर्म को अपना लेती है। इस विधि में यह एक अनावेशित वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है। माना एक धनावेशित छड़ है, इस पर धनावेश है। जब किसी धनावेशित छड़ को हम अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो वह धनावेशित छड़ उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेती है। ये धनावेश है और यह धनावेशित छड़ इस चालक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अर्थात ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और दूसरे सिरे पर धनावेश रह जाता है। इस प्रकार यह विद्युत रूप से ध्रुवित हो जाती है। ध्रुवित यानी सिरे बनना। यदि हम इस गोले की धनावेशित वाली साइड को पृथ्वी से जोड़ दें एक चालक तार द्वारा, तो इस सतह का धनावेश संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। यहाँ इसमें हमने यही किया है। देखो यहाँ धनावेश नहीं दिखाया गया है, इसका कारण यही है कि यहाँ का जो संपूर्ण धनावेश है वह पृथ्वी में चला गया है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से यहाँ का धनावेश उदासीन होगा। चूँकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और यहाँ धनावेश था तो ऋणावेश और धनावेश एक दूसरे से मिलकर उदासीन हो गए। इस प्रकार इस वस्तु पर ऋणावेश रह जाता है। यदि इस चालक का संबंध पृथ्वी से हटा दें तो इस वस्तु पर सिर्फ ऋणावेश रह जाएगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब यदि इस धनावेशित छड़ को इस गोले चालक से दूर हटा लेते हैं तो जो ऋणावेश एक जगह एकत्रित हुआ था वह एक समान रूप से इस पर फैल जाता है। यदि इस स्थिति में भी हम इस चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो इसका संपूर्ण ऋणावेश भी पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार एक अनावेशित वस्तु के समीप धनावेशित छड़ लाने से उस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ। प्रेरण विधि द्वारा यदि हम वस्तु पर धनावेश उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें अनावेशित वस्तु के पास
ऋण आवेशित छड़ को लाना होगा। अर्थात जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं वस्तु पर, उससे विपरीत प्रकार की आवेशित छड़ हमें उसके पास लानी होगी। प्रेरण विधि का एक दूसरा उदाहरण यह भी है। इस विधि में दोनों वस्तुओं पर अलग अलग आवेश उत्पन्न करने के लिए दिखाया गया है। इसमें दो वस्तुएं हैं ए और बी, जो दोनों कोई भी वस्तु आवेशित नहीं है। अब इन दोनों वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए इसके समीप एक धनावेशी छड़ लाते हैं। इस धनावेशी छड़ के कारण इस वस्तु के ए के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस ओर खिंच जाते हैं, जबकि धनावेश दूसरी ओर रह जाता है। अब यदि इन दोनों चालक छड़ों को अलग अलग कर देते हैं, अर्थात इन गोलों ए और बी को अलग अलग कर देते हैं, तो ए वस्तु पर ऋणावेश रह जाएगा और बी वस्तु पर धनावेश रह जाएगा। जब इन दोनों वस्तुओं के समीप से हम धनावेशी छड़ को दूर हटाते हैं तो इन वस्तुओं में आकर्षण होने के कारण इधर का धनावेश, ये इस ओर धनावेश था, इस ओर आ जाता है और इधर का ऋणावेश इस ओर आ जाता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दोनों ही वस्तुओं को दूर दूर अलग करने पर जो इन वस्तुओं पर आवेश है वह एक समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार दो कॉन्टैक्ट में रखी वस्तुओं के समीप धनावेशी छड़ लाने पर दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ है। अब बात करते हैं कूलॉम के नियम की। कूलॉम ने विद्युत बल संबंधी एक नियम दिया, यानी किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है। इस संबंध में कूलॉम ने अपना नियम दिया। उस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, यहाँ हमने बिंदु आवेश लिखा हुआ है, यानी आवेशों को एक बिंदु की तरह लिया हुआ है। अर्थात यदि किसी वस्तु पर जो आवेश है उससे बहुत अधिक दूरी की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में उस वस्तु पर आवेश को एक बिंदु आवेश की तरह मान लेते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अगर समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल होगा, और विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो आकर्षण बल का होगा। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर दो द्रव्यमात्मक बॉडी हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी जो है वो r है। तो इस न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल था, इनके बीच लगने वाला बल जो है विद्युत आकर्षण बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसी प्रकार ये नियम है। माना दो वस्तुएं जिन पर आवेश Q1 और Q2 है और उनके बीच की दूरी r है, तब कूलॉम के नियम से इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल, इसका और इसका जो गुणनफल होगा वो Q1 और Q2 होगा। तो Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी r है और इसका वर्ग r² हुआ, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होगा तो इस प्रकार लिखेंगे, 1/, करके लिखेंगे 1/r²। अनुक्रमानुपाती का मतलब है अगर गुणनफल बढ़ेगा तो अर्थात उन आवेशों का जो गुणनफल का मान बढ़ता है तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपात यानी उत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा होगा। इस किस प्रकार से, दूरी के वर्ग के, अगर उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो विद्युत बल का मान घटता है। दोनों नियमों को मिलाने पर F अनुक्रमानुपाती
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। जब हम बराबर लिखते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर हमने K लिखा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रयोगों द्वारा इस K का मान जो प्राप्त होता है वो प्रयोगों द्वारा K का मान 1/4πε0 अर्थात 9 गुणा 10⁻9 मात्रक अभी लिखेंगे, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। प्रयोगों द्वारा इस K का मान इतना प्राप्त होता है। इसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इस प्रकार F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह सूत्र तब है जब हम प्रारंभ में यह मानते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य वायु है अथवा निर्वात है। हमने प्रारंभ में यह माना हुआ है कि दोनों आवेशों के मध्य वायु है अथवा निर्वात है। उस समय दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसका मान इतना होगा, जहाँ एप्सिलॉन नोट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसे इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस शब्द को समझिए, परमिटिविटी क्या है यानी विद्युतशीलता क्या है। इस शब्द से देखिए परमिट यानी परमिशन। वायु निर्वात जो विद्युत आवेश होता है, वायु निर्वात में से विद्युत बल रेखाओं को गुजरने की कितनी परमिशन देता है, हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक आवेश के कारण उसमें से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वायु निर्वात उन विद्युत बल रेखाओं को गुजरने की कितनी परमिशन देता है, इस परमिशन को ही विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वजह से हमने से कहा निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम यहाँ से जो एप्सिलॉन नोट है इसका मात्रक और मान निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिसका मान हमें ज्ञात करना हो उसे एक साइड में कर लेते हैं उस फॉर्मूले से ही। यहाँ से एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4π अपॉन में आ जाएगा और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होगी इसकी यूनिट इंटू इसकी यूनिट इंटू इसकी यूनिट अपॉन इन सब की यूनिट। तो एक की यूनिट नहीं होगी क्योंकि एक संख्या है। Q1 यानी चार्ज यानी पहली वस्तु का चार्ज, इसे भी हम कूलाम में मेजर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कूलाम। दूसरी वस्तु का आवेश, ये आवेश ही है इसलिए इसे भी कूलाम में मापेंगे, कूलाम। 4 और 5 की पाई की यूनिट नहीं होगी। बल फोर्स, बल को न्यूटन में मापेंगे और दूरी को मापेंगे मीटर में, एसआई पद्धति में। तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ बोलेगा मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक हुआ वह क्या हुआ, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। चूँकि 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁻9 है, इसलिए यहाँ से एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4π अपॉन में आ जाएगा 9 × 10⁻9। जब इस हम सबको सरल करते हैं तो आंसर आता है 8.85 × 10⁻12 क्या, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है एप्सिलॉन नोट का, और इसका मान हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार कूलम ने अपना विद्युत बल संबंधी नियम दिया। यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु निर्वात न होकर
कोई परावैद्युत माध्यम हो। परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम क्या होगा? माध्यम यानी मध्यम है। परावैद्युत पदार्थ कहते हैं कुचालक पदार्थ को, जैसे लकड़ी, कांच, मोम, अभ्रक, ये सारे कुचालक पदार्थ हैं। तो जब आवेशों के मध्य कोई कुचालक पदार्थ हो अर्थात परावैद्युत पदार्थ हो, तो तब आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? क्योंकि सभी कुचालक पदार्थ यानी परावैद्युत पदार्थ एक जैसे नहीं होते, तो उनकी परावैद्युतता के अनुसार उन्हें अंक निर्धारित कर दिया जाता है, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। जैसे सभी चालक एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार जो कुचालक होते हैं, यह जरूरी नहीं है कि सभी की कुचालकता एक जैसी हो। जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनके जो हम एक निश्चित मान दे देते हैं, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। यदि इन आवेशों के मध्य वायु निर्वात न हो, कोई परावैद्युत माध्यम हो और उसका परावैद्युतांक k हो, यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम स्थित हो और उसका परावैद्युतांक k हो, यहाँ पे ये हमने k बड़ा लिया हुआ है, पहले जो हमने यहाँ पे k स्मॉल लिया था, यहाँ पर ये k कैपिटल लिया हुआ है। तब आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि जब हम आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इस वैद्युत बल का मान कम हो जाता है। कम होने का अर्थात है यह अपोन में आएगा, तो इसलिए तब वैद्युत बल का मान होगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन इजकल टू है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। परावैद्युत पदार्थ के लिए जो परावैद्युतांक का मान होगा वो कितना होगा? 1 से अधिक होता है। वायु निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। यदि चालक है तो k का मान कितना होगा? अनंत होगा। यदि आवेशों के मध्य हम दो आवेश माने थे Q1 और Q2, यदि Q1 और Q2 के मध्य वायु निर्वात हो तब k की जगह कितना आ जाएगा? 1, और हमारा पिछले वाला सूत्र ही प्राप्त होगा। और यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है और उसके लिए हमें k की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ k की वैल्यू रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन k की वैल्यू अलग से होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होगा। तो इस प्रकार से हमें यह सूत्र प्राप्त होगा। यहाँ पर कंपेयर करिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह हमने एप्सिलॉन लिखा है, इसका मतलब एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहीं से हम परावैद्युतांक के की परिभाषा निकाल सकते हैं और के बराबर होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इस एप्सिलॉन को हम कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। इस प्रकार यहाँ से परिभाषा बनती है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दोबारा फिर सुनिए, ये क्या है? ये है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो अतः किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यह एक अनुपात है। यहाँ इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस प्रकार के का कोई मात्रक नहीं होगा। यह क्वेश्चन बहुत आता है कि परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युतांक k का मान कितना होता है? आंसर देंगे k > 1। वायु निर्वात के लिए k का 1। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में कि निम्न में से परावैद्युतांक k का मान संभव है।
पहला 1, दूसरा 0, तीसरा 0.7 और चौथा हम ले लेते हैं 7। चूँकि परावैद्युतांक यानी परावैद्युत अगर वह बाह्य निर्वात के लिए पूछेगा तो साथ में देगा बाह्य निर्वात, चालक के लिए पूछेगा तो भी साथ में लिखता है चालक के लिए। अगर केवल परावैद्युतांक कहता है तो यानी परावैद्युत पदार्थ के लिए पूछ रहा है, तो चूँकि के का मान 1 से अधिक होता है तो ये 1 है, ये वायु निर्वात के लिए होता है। यह भी 1 से कम है, यह 0 है, यह आंसर 4th सही है। इस प्रकार कूलाम के नियम को यहाँ से याद करेंगे। यह अंश में लिखा हुआ है, अंश अनुक्रमानुपाती, जो अंश में होगा उसे अनुक्रमानुपाती बोलेंगे, जो कोण में लिखा हुआ उसे व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ये अंश में है, किसके अनुक्रमानु, दोनों आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल छूटना, शब्द छूटना नहीं चाहिए, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, चूंकि अपोन में लिखा हुआ है इसलिए बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की जो दिशा होती है, जो दोनों आवेशों एक दूसरे पर लगाते हैं, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। अगर ये दोनों समान प्रकृति के हुए तो एक दूसरे को दूर रिपल करेंगे अर्थात दूर भगाएंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और इसी दोनों को मिलाने वाली रेखा की सीध में ही बल की दिशा होगी।